वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। तो आज हम सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेल सिग्नलिंग में भी हम केवल वही सिग्नलिंग पढ़ेंगे जो डेवलपमेंट के टाइम पे यूज़ होती हैं। मतलब जब एम्ब्रियो से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे ब्लास्टोमेयर अरेंज होते हैं और अरेंज होने के बाद कुछ स्पेशल सेल बनाते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो वो स्पेशल सेल जो होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। और सेल में भी हम अभी केवल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के टाइम पर जो सिग्नलिंग हो रही है केवल उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं सेल सिग्नलिंग होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, सेल सिग्नलिंग इज ए पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं ताकि वो सेल उस सेल के अकॉर्डिंग वर्क करे। जैसे आसपास के जो सेल हैं ब्लास्टुला में या गैस्टुला में, उन सेल से क्या बनना है इन द फ्यूचर, फेट डिसाइड कैसे करेंगे, उस फेट को डिसाइड करने के लिए वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट भी कैसे करते हैं, इंडक्शन प्रोवाइड करके करते हैं, एक दूसरे को इंडक्शन देते हैं या रेगुलेट करते हैं। तो वही कहलाया जाता है सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग इज ए पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट गवर्न्स बेसिक एक्टिविटीज ऑफ सेल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मल्टीपल सेल्स एक्शन। और सेल की जितने भी एक्शन हैं उनको कंट्रोल करते हैं या उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, उसे कोऑर्डिनेट करना कहते हैं। तो टाइप्स अब देख लेते हैं सेल सिग्नलिंग का। ये तो पता चल गया हमें कि कम्युनिकेशन है एक तरीके से। टाइप्स कितने होते हैं सेल के सिग्नलिंग के, तो सेल सिग्नलिंग के दो टाइप्स हैं बेसिक, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग या हेट्रोक्राइन सिग्नलिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोक्राइन यानी कोई सेल अगर अपने आप को ही सिग्नल प्रोवाइड कर कर सेल सिग्नलिंग करे या खुद को ही कम्युनिकेट करे तो वो ऑटो सिग्नलिंग कहलाई जाएगी। अगर कोई सेल खुद को कम्युनिकेट ना कर कर किसी दूसरे सेल को कम्युनिकेट करे तो हेट्रोक्राइन सिग्नलिंग। हेट्रोक्राइन सिग्नलिंग भी दो टाइप्स की हो सकती है, एक पैराक्राइन सिग्नलिंग और एंडोक्राइन सिग्नलिंग। क्योंकि देखिए हेट्रोक्राइन का मतलब है एक सेल जो है वो किसी दूसरे सेल को कर रहा है कम्युनिकेट। तो हो सकता है कि वो सेल थोड़ा पास में हो या हो सकता है कि वो सेल थोड़ा दूर में हो। तो डिस्टेंस के बेसिस पर ये दो तरह की हो सकती हैं। अगर कोई आसपास का सेल को कर रहा है तो पैराक्राइन सिग्नलिंग, और अगर थोड़ा दूर का है तो वो एंडोक्राइन हो जाता है। और एंडोक्राइन भी ऐसे नहीं कर सकते हैं, अब दूर पहुंचाना है सिग्नल तो दूर पहुंचाने के लिए किसी मीडियम का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसमें फिर हार्मोन का यूज़ हो जाता है। हार्मोन के थ्रू सिग्नल प्रोवाइड करा दिया जाता है और वो इंटरनल होता है, इसलिए इसको एंडोक्राइन बोला जाता है। देख लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बेस्ट एग्जांपल है एपोप्टोसिस का। कैंसर सेल जो होते हैं, कैंसर से बचने के लिए सेल क्या करते हैं, डेथ हो जाती है सेल की ऑटोमेटिक ही। सेल में ऐसे फीचर होते हैं कि अगर उनका जो मशीनरी है वो ख़राब हो जाए, सही से वर्क ना करे, डिवीज़न आउट ऑफ स्टेज हो जाए, सही तरीके से डिवीज़न ना करे, तो वो फिर एपोप्टोसिस ले लेते हैं, यानी खुद ही अपने आप को मार देते हैं। तो अपने आप को मारने के लिए उन्हें एक सिग्नल प्रोवाइड कराना होगा, तभी तो वो सिग्नल लेकर सेल डेथ होगी, उसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। अगर सेल अपनी खुद की डेथ खुद से करता है तो वो एपोप्टोसिस कहलाई जाती है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कैंसर सेल के लिए। अगर कोई सेल की मैकेनिज्म या मशीनरी ख़राब हो चुकी है तो वो कैंसर सेल का रूप ले सकता है। तो कैंसर सेल का रूप ना ले पाए उससे पहले उसको डेथ हो जाए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी में, हमारी या किसी भी एनिमल की बात की जाए, एनिमल की बॉडी में सेल ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है अगर वो उनका सिस्टम फेल हो जाता है तो उसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेल अपने आप को ही सिग्नल प्रोवाइड कराएगा। तो ये कुछ सिग्नल हैं, फास्ट एल प्रोटीन है, फास्ट लाइगेंड। तो ये लाइगेंड का काम करेगा, जो कि इसके पास ही एक रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर से ये लाइगेंड अटैच हो जाएगा और सिग्नल प्रोवाइड करेगा। फास्ट लाइगेंड रिसेप्टर है, ये फास्ट लाइगेंड है, और ये कास्पेस और प्रोकेस प्रोटीन्स हैं जो कि एपोप्टोसिस में वर्क करती हैं। तो इस तरीके से कोई सेल अगर अपने आप को ही सिग्नल प्रोवाइड कराए और खुद ही उससे कम्युनिकेट हो जाए तो वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहलाई जाएगी। नेक्स्ट हेट्रोक्राइन देख लेते हैं, जैसे कि पैराक्राइन सिग्नलिंग है। तो सेम वही है, कोई अगर आसपास का सेल जो है, ये रेगुलेटरी सेल है, ये रिस्पॉन्डिंग सेल है, ये सेल सिग्नल प्रोवाइड कराएं
आपस के आसपास जो सेल हैं उनको, तो वो पैराक्राइन सिग्नलिंग कराई जाएगी। यानी यहाँ पे क्या था, सेम सेल अपने आप को कर रहा था, यहाँ पे सेल डिफरेंट हो चुके हैं, एक सेल दूसरे सेल को कर रहा है, तो वो पैराक्राइन सिग्नलिंग या हेटरोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन में क्या है, एंडोक्राइन में कोई भी सिग्नल जो है वो कोई ग्लैंड भेजेगा सिग्नल, हार्मोन्स मीडियम यूज़ करेगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ पर सिग्नल पहुँचाना है वहाँ पर। तो इस तरीके की जो सिग्नलिंग है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, और हेटरोक्राइन जो है वो भी बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। तो इस तरीके से सेल सिग्नलिंग है। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट के टाइम पर सेल सिग्नलिंग जो है वो कौन कौन सी होती हैं। तो डेवलपमेंट के टाइम पर सेल सिग्नलिंग बेसिकली तो तीन ही हैं, और भी हैं कुछ, तो हमें केवल यही पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। जैसे WNT सिग्नलिंग, जिसको बीटा कैटेनिन भी कहते हैं। बीटा कैटेनिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बीटा कैटेनिन का बहुत रोल है, और बीटा कैटेनिन से ही सिग्नलिंग आगे बढ़ती है इसमें, तो वो आगे देख लेंगे किस तरीके से होती है। नेक्स्ट है हेजहॉग सिग्नलिंग और नॉच सिग्नलिंग। हेजहॉग सिग्नलिंग और विंड सिग्नलिंग ये ड्रोसोफिला में इनका रोल है, ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे। नॉच सिग्नलिंग जो है वो सी एलिगन्स में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विंड सिग्नलिंग के बारे में। WNT सिग्नलिंग जिसे बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे भी कहते हैं। तो WNT सिग्नलिंग पाथवे जो है उसमें क्या होता है, WNT सिग्नलिंग ये नाम जो है वो कहाँ से लिया गया था। WNT सिग्नलिंग का मतलब है, इसमें देखिए तीन वर्ड हैं, एक तो W है और NT है। तो सबसे पहले ये पाथवे जो देखा गया था वो ड्रोसोफिला में एक जीन होती है विंगलेस, उसमें देखा गया था, और माउस में एक जीन होती है INT1, तो इसमें देखा गया था। यहीं से इसका नाम निकाल लिया गया, W विंगलेस से लिया गया है और INT से NT ले लिया गया, और वहीं से बन गया WNT सिग्नलिंग पाथवे। WNT है क्या, एक तरीके से WNT जो है वो एक प्रोटीन की फैमिली है, मतलब इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स वर्क करती हैं, ये फैमिली है। तो इस लार्ज फैमिली है प्रोटीन्स की जो कि पैराक्राइन सिग्नलिंग को रेगुलेट करती है। पैराक्राइन सिग्नलिंग मैंने आपको बता ही दिया कौन सी होती है, जो सेल एक रेगुलेटरी सेल होता है और रिस्पॉन्डिंग सेल होता है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो पैराक्राइन सिग्नलिंग कहलाती है। पैराक्राइन सिग्नलिंग जो ये है इसमें अराउंड 350 to 400 एमिनो एसिड की होती है। बात किसकी कर रहे हैं, WNT की बात कर रहे हैं हम। यानी WNT जो है वो 350 से 400 एमिनो एसिड की होती है, जिसमें से भी 23 से 24 सिस्टीन रेसिड्यू जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं, यानी ये पाए ही जाएंगे हर किसी में। किसी भी स्पीसीज़ की बात करें अगर, उसमें WNT में 23 से 24 सिस्टीन रेसिड्यू ही होते हैं, यानी सिस्टीन एमिनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए विंड सिग्नलिंग को सिस्टीन रिच भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो एमिनो एसिड है सिस्टीन वो ज़्यादा पाया जाता है। विंड प्रोटीन इज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विच यूज फिजिल रिसेप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहीं से क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं CSIR एग्जाम में, कि जो विंड सिग्नलिंग है वो कौन सा रिसेप्टर यूज़ करता है सिग्नलिंग पास करने के लिए। तो रिसेप्टर का नाम आप याद कर लीजिए, फ्रिजिल रिसेप्टर है, इसका यूज़ होता है विंड सिग्नलिंग में। फंक्शन देख लेते हैं, विंड सिग्नलिंग करती क्या है। एक तो पैराक्राइन सिग्नलिंग करती है, जो आपको बहुत बार बता चुका हूँ। पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है इंटर सेलुलर सिग्नलिंग, या पैराक्राइन सिग्नलिंग बोल सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट के टाइम, और अर्ली मीजोडर्मल पैटर्निंग लेती है। यानी इस सिग्नलिंग की वजह से ही सेल में जो मिडल लेयर होती है मीजोडर्म लेयर वो बनती है। मीजोडर्म लेयर कैसे बनती है वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ गैस्ट्रुलेशन स्टेज में, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। मीजोडर्म की लेयर जो है वो सिग्नल जब मिलता है WNT का तभी बनती है। तो इस तरीके से ये सिग्नलिंग वर्क करती हैं, तब लेयर की फॉर्मेशन होती है। और इसका क्या वर्क होता है, ब्रेन और किडनी की फॉर्मेशन करती है। देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो मैंने फ्रिजिल रिसेप्टर आपको बताया था। तो विंड सिग्नलिंग में ये देख लीजिए, ये एक सेल है, कोई भी सेल का ये इंट्रा सेलुलर पार्ट है, और ये जो वाइट कलर में है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर है ये फ्रिजिल रिसेप्टर। जो फ्रिजिल रिसेप्टर 7 टाइम फोल्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल की, इसलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोला जाता है। और इसके साथ ये जो LRP56 है, हीट्स ऑफ प्रोटीन, ये इसका एसेसरी रिसेप्टर है। यानी ये जो है मेन रिसेप्टर है फ्रिजिल, और एसेसरी रिसेप्टर है वो LRP56। तो होता क्या है इसमें, डिसहेल्ड प्रोटीन फ्रिजिल रिसेप्टर के साथ बाइंड रहती है,
DSH यानी ये डिसेल प्रोटीन है। और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होती हैं जो कंट्रोल करेंगी कि ब्रेन की फॉर्मेशन करनी है या किडनी की फॉर्मेशन करनी है या मेसोडर्मल पैटर्निंग लेनी है, तो ये जीन जब तक ऑन नहीं होंगी तब तक ये पैटर्निंग या ये जो ऑर्गन है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो विंड रिस्पॉन्सिव जीन मान लेते हैं इनको। ये जीन ऑन जब ही होंगी जब WNT का सिग्नल मिलेगा। तो होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में तो ये अभी स्टॉप हैं। स्टॉप क्यों है? क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और एक रिप्रेसर होता है ग्रोचो, वो जीन को रिप्रेस करके रखता है। ये दोनों जो होते हैं ये आपस में बाइंड कर कर जीन को रिप्रेस करके रखते हैं। जीन में अभी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन रही है, और प्रोटीन नहीं बन रही है तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रही है। तो होता क्या है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में नॉर्मली आपको बता दिया जाए कि सेल मेम्ब्रेन में कैडहेरेंस प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कैडहेरेंट प्रोटीन्स क्या होती हैं? कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेरेंस होती हैं। नाम से ही पता चल रहा है, C फॉर कैल्शियम और डिपेंडेंट और एडहेरेंस होते हैं ये। इन्हीं की वजह से एक सेल दूसरे सेल से बाइंड रहते हैं, अटैच रहते हैं। सेल टू सेल कनेक्शन जो होते हैं वो कैडहेरेंस प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। और भी प्रोटीन्स हैं लेकिन इन प्रोटीन्स की वजह से भी होते हैं। और इन प्रोटीन्स के पास बीटा कैटेनिन पाए जाते हैं। मैंने पीछे आपको बताया था कि WNT सिग्नलिंग को बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग भी बोलते हैं। बीटा कैटेनिन इनके पास पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ। बीटा कैटेनिन जो है ये देखिए, ये लगे हुए हैं अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन और गामा कैटेनिन। ये किसके पास रहते हैं? कैडहेरेंस प्रोटीन्स के पास। कैडहेरेंस भी कौन सी हैं? ये एक्टोडर्म में है, इसलिए ई कैडहेरिन 1, ई कैडहेरिन 2, ई कैडहेरिन 3, 4, 5, और उन्हीं से ये बाइंड रहते हैं अल्फा बीटा गामा कैटेनिन्स। तो बीटा कैटेनिन्स यहाँ से लिए जाते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में भी जो सेल जंक्शन होता है कैडहेरिन्स के द्वारा, उनमें पाए जाते हैं बीटा कैटेनिन्स। तो होता क्या है, इन बीटा कैटेनिन्स का डिस्ट्रक्शन होता रहता है। अगर यहाँ पे अभी कोई भी रिसेप्टर नहीं आया है WNT रिसेप्टर अगर नहीं होता है तो ये जो बीटा कैटेनिन्स होती हैं इनको तोड़ दिया जाता है, बार बार इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। डिस्ट्रक्शन होता है, वो कैसे होता है? डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के द्वारा। यहाँ पे ये जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसमें मेन प्लेयर कौन से हैं? एक्सिन है, CK1 है, GSK3 बीटा है और APC है। APC यानी एडिनोमेटिस पॉलीस कोलाई। बाकी ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन काइनेज है एक तरीके से। अब प्रोटीन काइनेज का वर्क क्या होता है? काइनेज का वर्क होता है कि वो फॉस्फोराइलेशन दे देते हैं किसी को। तो ये प्रोटीन काइनेज, ये पूरा जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये फॉस्फोराइलेशन देता रहता है बार बार बीटा कैटेनिन को। ये देखिए फॉस्फोराइलेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अगले नेक्स्ट पाथवे पे चले जाते हैं यूबिक्यूटिनाइजेशन पाथवे में, जिसकी वजह से इनका डिस्ट्रक्शन होता रहता है। तो अगर विंड प्रोटीन नहीं होती है तब तो ये बीटा कैटेनिन को तोड़ते रहते हैं बाय यूबिक्यूटिनाइजेशन डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के द्वारा। फिर जैसे ही विंड प्रोटीन आती है, विंड प्रोटीन आने की वजह से क्या होता है, अभी तो ये बीटा कैटेनिन डिस्ट्रॉय होते थे, लेकिन विंड प्रोटीन आने की वजह से वो एक्सिन को अपने पास कंट्रोल करके बुला लेती है और ये जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है वो ख़राब हो जाता है। यानी जो प्रोटीन काइनेज होता है, अब वो प्रोटीन काइनेज हट चुका है। किसकी वजह से? डिसहेल्ड की वजह से। डिसहेल्ड जो प्रोटीन होती है वो एक्सिन को अपने पास बुला लेती है और उसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा था वो फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, जो बीटा कैटेनिन है वो सारी की सारी बनने लगेंगी। बीटा कैटेनिन बनने की वजह से बीटा कैटेनिन फिर उनका रोल वही है विंड रिस्पॉन्सिव जीन को एक्टिवेट करने का। वो भी कैसे? ग्रोचो जो यहाँ पे रिप्रेसर है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उनको हटा देगा बीटा कैटेनिन, जिसकी वजह से जो स्टॉप थी जीन वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर जो आगे का फंक्शन है जीन का, ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसलेशन करना और प्रोटीन बनाना, वो बनने लगेगी। प्रोटीन जब बनेगी तो फिर आगे जो पैटर्निंग लेनी है मेसोडर्मल पैटर्निंग वो स्टार्ट हो जाएगी, और अगर किसी को ऑर्गन को किडनी बनानी है या ब्रेन बनाना है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से होती है विंड सिग्नलिंग, काफ़ी ईजी है। अब विंड सिग्नलिंग में देख लीजिए, विंड रिसेप्टर जो होते हैं वो फ्रिजिल्ड होता है F3 प्रोटीन,
सर्पेंटाइन होता है, बता चुका हूँ आपको, 7 टाइम ये फोल्ड होता है। और लॉन्ग एंड टर्मिनल एक्सटेंशन 16 रिच डोमेन होता है, CRD 16 रिच बता ही चुका हूँ आपको। LRP जो प्रोटीन है वो लो डेंसिटी रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन है, LRP 5-6 जो बताया था आपको। विंड सिग्नलिंग में होता क्या है, बीटा कैटनिन का ब्रेकडाउन होता रहता है, किसकी वजह से, GSK3 APC और एक्सिन की वजह से, जो कि रोक दिया जाता है। और बीटा कैटनिन जो डिस्कवर्ड की गई थी वो ड्रोसोफिला में की गई थी। मैमल्स में इसी की तरह जो प्रोटीन है वो आर्माडिलो प्रोटीन है।